गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एबीजी के बारे में। एबीजी में हम एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स कैसे डिवाइड होते हैं उसका एक बेसिक पार्ट 1 देखेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको 4 या 5 पार्ट्स में हमको डिवाइड करके सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आज हम सिर्फ इसका बेसिक समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एसिड क्या है। एसिड ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जिसका पीएच 7 से नीचे होता है। अब पीएच क्या है? पीएच H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है। तो कोई भी लिक्विड जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उसे हम एसिड कहते हैं। अब एसिड जितना भी H प्लस आयन ज़्यादा होगा उतना उसका pH कम होगा। तो pH एक स्केल दिया है इन्होंने जिसपे से हम समझ सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेस है। तो ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना उसका pH कम होगा। अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में हमने सीखा था कि जिसका भी pH 7 है उसे हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर उसका pH 7 से नीचे है, 6 है, 5 है, 4 है, वो हो गया एसिडिक। तो 7 के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो हो गया एसिड। और जो भी 7 से ज़्यादा जिसका pH है 8, 9, 10 उसे कहते हैं बेसिक। अब जो बेसिक साइड है वो इंडिकेट होता है ब्लू कलर से और जो एसिडिक पीएच है वो इंडिकेट होता है रेड कलर से। तो केमिस्ट्री में जो न्यूट्रल पोजीशन दी गई है वो pH 7 पे दी गई है। बॉडी में ऐसा नहीं होता। बॉडी में हम देखते हैं कि बॉडी का नॉर्मल pH जो उन्होंने दिया गया है, जो उसका मिड पॉइंट पकड़ा गया है वो है 7.4। अब 7.4 ये क्यों? क्योंकि बॉडी के जो भी एंजाइम्स हैं मोस्टली वो प्रोटीन होते हैं और 7.4 पे वो ऑप्टिमली फंक्शन करते हैं। अगर उसका pH 7 से कम होने लगे, समझो 7 हो गया, तो 7 पे बहुत से प्रोटीन डीनेचर्ड हो गए जाते हैं बिकॉज ऑफ द एसिडिक pH और वो एंजाइम्स बराबर से काम नहीं करते। इसलिए जो बॉडी है, बॉडी में जो नॉर्मल pH है, जो न्यूट्रल pH जो समझा गया है वो है 7.4। अब ये 7.4 से अगर बॉडी का pH कम हो गया तो वो हो जाएगा एसिडिक, और अगर 7.4 से अगर pH ज़्यादा हो गया तो वो हो गया बेसिक। अब हम समझेंगे कि ये 7.4 के pH को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करती है। तो अलग अलग प्रोसीजर बॉडी में जो चलते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म चलता है उसमें H प्लस आयंस जनरेट होते हैं। अब ये H प्लस आयंस काफ़ी टॉक्सिक होते हैं तो बॉडी इसे जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करना चाहती है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी में एक बफर पड़ा होता है, एक बेसिक सब्सटेंस पड़ा होता है जिससे कहते हैं HCO3-। अब ये H प्लस और HCO3- कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं H2CO3। अब ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है और ये HCO3 फिर कन्वर्ट हो जाता है H2O प्लस CO2। CO2 रिलीज हो जाता है ब्रीथ में से। तो हमने क्या देखा है कि H प्लस आयंस जब भी बॉडी में बनता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में तो तुरंत HCO3 में कंबाइन हो जाता है और इसको फिर वो डिसोशिएट होता है H2CO3 में और फिर H2O प्लस CO2 में। तो जब भी हम देखते हैं कि एसिड बनता है बॉडी में, जब भी H प्लस आयन जनरेट हो रहा है किसी भी प्रोसेस में, तो वो CO2 के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जब भी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, पेशेंट एक्सेल करके CO2 के रूप में उसको बाहर निकालेगा। अगर हम समझते हैं कि किसी कारण से CO2 बाहर नहीं जा रहा है, कोई पेशेंट इंट्यूबेटेड है, उसका ट्यूब ब्लॉक हो गया, या फिर कोई COPD अस्थमा का पेशेंट है, सीवियर अटैक आ गया और वो CO2 को एक्सेल नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी और और उसके बॉडी में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो पेशेंट CO2 के रूप में उसको एक्सेल करेगा। इसी कारण से पेशेंट CO2 एक्सेल नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसका बॉडी में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। H प्लस आयंस और CO2 ये जब भी बॉडी में बढ़ेंगे
ये बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ाएंगे, एसिडिक है ये, जब भी बॉडी में बढ़ेंगे तो उसका पीएच H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसा हमने समझा था, जितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उतना उसका पीएच फॉल होते जाएगा। इसलिए H प्लस और CO2 एसिडिक, और SCO3 बेसिकली ये अल्कलाइन है। तो इनकी मात्रा एडजस्ट होके बॉडी में का पीएच मेंटेन किया जाता है 7.4 पे। तो अगर हम इसको अलग तरीके से अगर दिखाएं समझने के लिए, तो अगर हम इसे एक तराजू की तरह देखें जो बैलेंस करता है अपने आप को, पीएच को 7.4 पे मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रल पीएच पे मेंटेन करने के लिए, तो हमने देखा अगर 7.4 के नीचे पीएच है तो उसके मेन डिटर्मिनेंट है H प्लस आयंस और CO2, और जो अल्कलाइन है उसमें मेन डिटर्मिनेंट है SCO3। तो ये इसका एसिडिक लिम है, मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, और ये लिम बेसिक है, इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। तो अगर हम समझे कि बॉडी में जब भी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये जो बैलेंस है वो नीचे जाने लगेगा एसिडिक की तरफ, और जब भी बॉडी में SCO3 बढ़ेगा ये लिम जाने लगेगा बेसिक की तरफ। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेंगे? जब भी बॉडी में कोई नया एसिड बनेगा। फॉर एग्जांपल अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, कार्डियक फेल्योर का पेशेंट है, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिसऑर्डर है लाइक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनिक एसिडेमिया, उसमें H प्लस आयन जनरेट होंगे, और ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के पीएच को ड्रॉप कर देगा, पीएच बन जाएगा एसिडिक। जब भी, और CO2 कब बढ़ेगा? जब भी पेशेंट अस्थमेटिक अटैक में रहेगा, उसका इंट्यूबेटेड अगर है और उसका ईटी ट्यूब ब्लॉक है, या फिर COPD का पेशेंट है, या फिर किसी कारण से पेशेंट ब्रीद नहीं ले पा रहा है, अगर समझो उसका CNS अफेक्ट हो गया है और वो ब्रीद नहीं कर पा रहा है, ब्रीदिंग जो है वो कम हो गया, जिसको हम ब्रेडिप्निया बोलते हैं, ऐसी स्थिति में पेशेंट अच्छे से वेंटिलेट नहीं कर पाएगा और उसका CO2 एक्सेल नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में भी, जैसा हमने समझा कि CO2 जब भी बढ़ता है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण फिर उसका पीएच ड्रॉप होकर एसिडिक की तरफ चला जाएगा। दूसरा, जो भी कंडीशन में अगर H प्लस SCO3 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जैसे किसी को सोडा बाइकार्ब ज़्यादा पुश हो गया जिसके कारण बाइकार्ब का लेवल बढ़ गया, तो पीएच अल्कलाइन की तरफ जाने लगेगा। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, समझो किडनी अगर SCO3 एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है जिसके कारण SCO3 का लेवल बढ़ गया, तो उसके कारण भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जब भी बढ़ता है बॉडी में तो वो कंबाइन हो जाता है SCO3 के साथ। से H प्लस आयन हम मेजर नहीं करते। आपने ABG का अगर स्ट्रिप भी देखा होगा तो ABG की स्ट्रिप में आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलते, आपको मिलता है पीएच की वैल्यू जो कि इनडायरेक्ट मार्कर है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का। आपको मिलता है SCO3 का लेवल, आपको मिलता है PaCO2 और PaO2। तो हम समझ रहे हैं कि जब भी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ेगा वो कंबाइन होगा SCO3 के साथ, और जिसके कारण SCO3 का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो ABG में इंक्रीज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करेगा? डिक्रीज इन SCO3 कम होने के रूप में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। यहाँ पे हमने समझा कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन SCO3 के साथ में कंबाइन हो जाता है, इसलिए तो इसे मैं सिंप्लीफाइड करने के लिए H प्लस यहाँ से मिटा देता हूँ। तो हमने देखा कि CO2 की चेंजेस में जो भी चीज़ें होती है उसके कारण CO2 अगर बढ़ गया तो pH एसिडिक हो जाएगा, SCO3 अगर बढ़ गया तो pH अल्कलाइन हो जाएगा। और एक चीज़, अगर समझो ये तराजू बैलेंस है और इस तराजू के में से कुछ चीज़ें मैं निकाल देता हूँ तो भी ये तराजू इस साइड में शिफ्ट होगा, राइट। तो अगर CO2 का लेवल कम हो जाता है, अगर किसी कारण से CO2 का लेवल कम हो जाता है तो भी जो बैलेंस है वो अल्कलाइन की तरफ चला जाएगा और pH अल्कलाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर बॉडी ने बहुत ज़्यादा SCO3 बाइकार्ब अगर लॉस कर दिया किसी कारण से, समझो अगर पेशेंट को डायरिया लग गया, डायरिया में बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड उसने लॉस कर दिया, तो भी pH इस साइड में शिफ्ट होगा, अल्कलाइन एसिडिक की तरफ शिफ्ट होगा।
तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाइड वे से अगर बोलूँ, एसिडोसिस इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो इंक्रीज CO2 या फिर डिक्रीज HCO3, और अल्कलोसिस के दो कारण हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इंक्रीज HCO3 या फिर डिक्रीज CO2। अगर ये समझ में आ गया तो आज के पार्ट का ABG का हमारा काम हो गया, हमको सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज और समझनी है कि एसिडोसिस में भी HCO3 कम होता है, लेकिन HCO3 क्यों कम हुआ है? आइदर ये लॉस हो रहा है, जैसे मैंने समझाया कि अगर पेशेंट को बाइकार्बोनेट लूजिंग डायरिया हो रहा है, या फिर ये HCO3 कम हुआ है क्योंकि बॉडी में H+ आयन जनरेट हुए हैं, तो H+ के साथ में कंबाइन होने के कारण HCO3 कम हुआ है। ठीक है, तो अगर ये चीज हमको समझ में आ गया तो आज का ABG का पार्ट हमको समझ में आ गया। दूसरा, अगर किसी कारण से बॉडी में CO2 की चेंजेस हुए हैं, जैसे अगर CO2 बढ़ा है या CO2 कम हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, क्योंकि हम जब सांस से एक्सेल करते हैं तभी CO2 का वैल्यू कम या ज़्यादा होता है, उसी हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। तो CO2 के कारण जब भी बोलते हैं तो हम उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। और अगर HCO3 के कम ज़्यादा होने के कारण हुआ है तो उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक। तो अगर CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी होगी, क्योंकि CO2 के चेंजेस हुए हैं। और अगर उसके कारण pH एसिडिक हो गया तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर बाइकार्बोनेट की लेवल कम होने के कारण pH कम हुआ है तो वो एसिडोसिस हुआ है, लेकिन क्योंकि बाइकार्बोनेट के चेंज के कारण हुआ है तो इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक। ठीक है, सिमिलरली अगर बाइकार्बोनेट बढ़ने के कारण pH बढ़ा है तो उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और अगर CO2 का लेवल कम होने के कारण अल्कलोसिस हुआ है तो हम उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अगर समझो बॉडी में रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी है और आपका CO2 बढ़ गया, CO2 का लेवल बढ़ गया, CO2 का लेवल बढ़ गया, ये तराजू नीचे चला जाएगा, pH एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी क्या करेगी? अब CO2 को वापस नहीं कर सकती क्योंकि वही तो डिसीज है, तो बॉडी क्या करेगी? अगर इसमें CO2 का लेवल बढ़ गया और ये जो साइड है नीचे जा रही है, तो बॉडी ट्राई करेगी कि इस साइड में भी HCO3 डाल दे, है ना। तो जब भी CO2 बढ़ेगा और आपका ये एसिडिक की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, बॉडी ट्राई करेगी HCO3 इस साइड में ऐड करने के लिए, ताकि वो बैलेंस वापस से बन सके, राइट। अगर किसी कारण से आपका CO2 लॉस हो गया और ये साइड ऊपर जा रहा है और अल्कलाइन की तरफ pH शिफ्ट हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी करेगी कि HCO3 भी थोड़ा सा बॉडी से निकाल दे ताकि वो बैलेंस बना रहे। सिमिलरली अगर किसी कारण से आपका HCO3 लॉस हो गया, HCO3 कम हो गया, समझो एसिड बहुत ज़्यादा बन गया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लैक्टिक एसिडोसिस या फिर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, जिसके कारण से बॉडी में बहुत ज़्यादा H+ आयंस बन गए और उन्होंने HCO3 को कंज्यूम कर लिया, तो डेफिनेटली ये साइड ऊपर जाएगी और pH शिफ्ट हो जाएगा एसिडिक की तरफ। तो बॉडी कोशिश करेगी कि CO2 भी हटा दे बॉडी में से, इसलिए पेशेंट जोर जोर से सांस लेने लगेगा, जिसके कारण बहुत सारा CO2 वॉश आउट हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि ये एसिडोटिक ब्रीदिंग कर रहा है करके, बट एक्चुअली बॉडी CO2 बाहर निकालने की कोशिश कर रही है ताकि बैलेंस बना रहे। अगर किसी कारण से HCO3 का लेवल बढ़ गया, है ना, बॉडी अगर HCO3 को लूज नहीं कर पा रही, किडनी में से जा नहीं पा रही है, तो बॉडी कोशिश करेगी कि CO2 का लेवल भी बढ़ जाए। अब CO2 का लेवल बढ़ाने के लिए पेशेंट थोड़ा स्लो ब्रीथ करेगा। जो 16 से 18 बार नॉर्मली अडल्ट ब्रीथ करते हैं, वो 8 या 10 बार ही ब्रीथ करेगा और CO2 रिटेन करने की कोशिश करेगा ताकि ये बैलेंस बनने लगे। तो हमने क्या देखा कि जब भी CO2 के चेंजेस होते हैं तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए बॉडी HCO3 में चेंजेस करती है, और जब भी HCO3 में चेंजेस होते हैं उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए बॉडी CO2 में चेंजेस करती है। तो अगर ये चीज़ जो देख ले तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पेंसेशन, है ना। तो हम बोलते हैं कि पार्शियली कॉम्पेंसेटेड है, फुल्ली कॉम्पेंसेटेड, वो क्या है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, लेकिन कॉम्पेंसेशन इस तरीके से होता है। तो जब भी CO2 में चेंजेस के कारण pH चेंज होता है तो HCO3 बॉडी चेंज करेगी। मतलब अगर रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी है
तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी मेटाबॉलिक चेंजेस करेगी, और अगर मेटाबॉलिक पैथोलॉजी है तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी रेस्पिरेटरी में चेंजेस करेगी। अब रेस्पिरेशन रैपिड है, जैसे अगर रैपिड चेंजेस के साथ में करेक्शन करती है। अगर समझो आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया तो बॉडी फर्स्ट से विद इन आवर्स रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा के CO2 वॉश आउट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो रेस्पिरेटरी चेंजेस जो है वो फास्ट है, विद इन आवर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर समझो कोई COPD का पेशेंट है तो SCO3 के चेंजेस होने में कुछ समय लगता है। कॉम्पेंसेट कर रहा है तो उसके लिए कुछ घंटों से लेके कुछ दिन लगते हैं, तो ये स्लो कॉम्पेंसेशन है। तो अगर रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी है उसके लिए हम अगर SCO3 का जो चेंजेस है वो स्लो होते हैं, कुछ घंटों से कुछ दिन लेते हैं। तो अगर यहाँ पे समझते हैं इस इक्वेशन में, अगर CO2 का लेवल बढ़ गया, जैसे पेशेंट का समझो ET ट्यूब ब्लॉक हो गया, तो ये चेंजेस इधर में शिफ्ट हो जाएंगे, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो हम सोच सकते हैं कि SCO3 का भी तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो फिर क्यों pH चेंज हो रहा है? क्योंकि ये SCO3 यूरिन में से बाहर निकल जाता है। बॉडी को कुछ समय लगता है ये SCO3 को रिटेन करने में किडनी में, है ना। और इसी के कारण जो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में जो मेटाबॉलिक कॉम्पेंसेशन होता है वो टाइम लेता है। और ये मोस्टली मेटाबॉलिक ये जो मेटाबॉलिक जो चेंजेस है, जो कॉम्पेंसेशन है, वो कहाँ पे होता है? वो किडनी पे होता है। और किडनी पे लेवल पे होने के लिए इसको थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए बॉडी थोड़ा सा लेट उसको कॉम्पेंसेट करती है। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा कॉम्पेंसेशन। अगर हमने देखा कि CO2 अगर कम ज़्यादा होता है तो ये साइड ऊपर नीचे होगी, और SCO3 अगर कम ज़्यादा होता है तो ये साइड ऊपर नीचे होगी। तो कम ज़्यादा है मतलब हमको उसका नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि CO2 बढ़ा है कि कम हुआ है, या SCO3 बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। तो इसमें कभी भी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं रहती। जैसे pH हमेशा 7.4 नहीं रहता, उसकी एक रेंज होती है नॉर्मल pH की। उसी तरह नॉर्मल CO2 का और नॉर्मल SCO3 माइनस का भी एक लेवल होता है, एक रेंज होता है, उसको हमको समझना है। मैंने बताया कि pH का मीन 7.4 पकड़ा गया है, लेकिन उसका नॉर्मल रेंज अगर हम देखें तो 7.35 टू 7.245 तक के है। तो अगर 7.35 के नीचे अगर pH हो जाता है तो उसको हम एसिडिक बोलेंगे, और 7.45 से ज़्यादा अगर है तो उसको अल्कलाइन बोलेंगे। बीच में ये नॉर्मल है। वैसे ही PaCO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर 45 के ऊपर है ना, तो इसका रेंज दिया है 45 टू 35। तो अगर PaCO2 का कॉन्सेंट्रेशन 45 से अगर बढ़ जाता है तो ये एसिडिक की तरफ जाएगा, अगर ये 35 से नीचे अगर चला जाता है तो अल्कलाइन की तरफ आ जाएगा। ये उल्टा लिखा है ना, क्योंकि इसी तरह से काम करता है। PaCO2 जब भी बढ़ेगा तो वो एसिडिक की तरफ जाएगा, इस साइड में जाएगा। और अगर PaCO2 35 के नीचे अगर जाता है तो वो अल्कलाइन की तरफ जाएगा। सिमिलरली बाइकार्ब, जैसा हमने समझा है कि ये अल्कली है, तो जब भी इसका लेवल 22 के नीचे जाने लगेगा pH एसिडिक हो जाएगा, और अगर ये 26 से ज़्यादा हो जाता है तो pH अल्कलाइन हो जाएगा। ये नॉर्मल रेंज हमको याद रखना है। तो जब भी वैल्यू इनके रेंज के बाहर रहेगी, इस साइड में जाएगी तो एसिडोसिस हो जाएगा, और इस साइड में जाएगा तो अल्कलोसिस हो जाएगा। ये चीज़ हमको रटना है ना। अगर आपको नॉर्मल वैल्यू नहीं पता है तो आप कोई भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस या अल्कलोसिस हो रहा है उसका कारण क्या है। जब आपको इनकी रेंज पता रहेगी तभी आप उसको पिन पॉइंट कर पाओगे कि इसके चेंजेस के कारण pH चेंज हुआ। तो हम 4 एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे बेसिक जो डिसऑर्डर्स है जिसमें कॉम्पेंसेशन नहीं है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैथोलॉजी क्या है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, हम इसको 3 कॉलम बना लेंगे, एक एसिड, एक नॉर्मल और एक अल्कली। तो इस रेंज के हिसाब से हमको देखना है कि कौन से कैटेगरी में कौन सी चीज़ फॉल हो रही है। एक एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जांपल है pH 7.3। अब 7.3 ये 7.35 से नीचे है तो ये एसिडिक है, तो मैं एसिड में लिख देता हूँ, में लिख देंगे pH हमारा एसिडिक है। फिर हमको देखना है PaCO2 की वैल्यू। PaCO2 की वैल्यू है 50। अब 50 डेफिनेटली 45 से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PaCO2, और हमारा SCO3 का कॉन्सेंट्रेशन है 25। अब 25 विद इन रेंज है तो इसको नॉर्मल में लिख देता हूँ।
तो यहाँ पे हमने जो देखा है कि पीएच और PaCO2 एक ही कॉलम में आ रहे हैं, मतलब PaCO2 के चेंजेस के कारण पीएच चेंज हो रहा है। पीएच क्या हो गया, एसिडिक हो गया है, इसलिए हम बोलेंगे एसिडोसिस। और क्योंकि ये PaCO2 के लेवल के चेंजेस के कारण हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो हमारा ये डायग्नोसिस हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इस तरीके से हम इस मेथड से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये किस तरह की पैथोलॉजी है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में पीएच है 7.5। अब 7.5 7.45 से ज़्यादा है, मतलब ये अल्कली है, तो हम अल्कली में पीएच लिखेंगे। PaCO2 35 है। अब 35 नॉर्मल है, तो मैं नॉर्मल में PaCO2 लिख दूंगा। और जो बाइकार्बोनेट लेवल है वो 35 डेफिनेटली 26 से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे बाइकार्बोनेट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पीएच अल्कलाइन है, इसलिए ये हो गया अल्कलोसिस। और क्योंकि SCO3 भी अल्कलोसिस का रेंज में है, इसलिए ये हमारा हो गया, ये अल्कलाइन होने का कारण SCO3 है। और जब भी SCO3 के चेंजेस के कारण होता है तो हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। तो ये हो गया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो जब भी पीएच अल्कलाइन रहे और SCO3 के चेंजेस के कारण रहे तो उसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कहते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में पीएच है 7.54। अब 7.54 7.45 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको अल्कलाइन में लिखेंगे। तो पीएच है अल्कलाइन। आपका PaCO2 का वैल्यू है 20। अब 20 डेफिनेटली PaCO2 कम है ना, 35 से डेफिनेटली कम है, तो ये डेफिनेटली अल्कलाइन साइड में जा रहा है, ब्लू साइड में जा रहा है, इसलिए मैं इसे लिखूंगा अल्कलाइन इसमें PaCO2। और SCO3 है 24। अब 24 तो नॉर्मल है, तो इसमें SCO3 आएगा। तो हमने देखा कि पीएच अल्कलाइन है और PaCO2 के चेंजेस भी अल्कलाइन साइड में है, इसलिए क्योंकि ये पीएच अल्कलाइन है इसको हम बोलेंगे अल्कलोसिस। और क्योंकि ये PaCO2 के कारण चेंज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चेंज हुआ है, इसलिए हम उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। पीएच है 7.2। अब ये 7.2 डेफिनेटली 7.35 से कम है, तो मैं इसको पीएच को एसिडिक के कॉलम में लिख देता हूँ। PaCO2 है 34। अब 34 नॉर्मल है, तो आपका PaCO2 नॉर्मल है। और SCO3 है 8। SCO3 डेफिनेटली 22 से कम है, तो ये हो गया एसिड में। तो यहाँ पे हमने देखा कि पीएच एसिडिक हुआ है और SCO3 भी एसिडिक की रेंज में चेंज हुआ है, इसलिए ये पीएच SCO3 के चेंजेस के कारण हुआ है। तो क्योंकि पीएच एसिडिक है इसको हम बोलेंगे एसिडोसिस। और क्योंकि SCO3 के चेंजेस के कारण हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये आपका हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्विकली हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के कारण समझ लेते हैं। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जैसा कि हमने अभी तक के समझा था कि ये CO2 के चेंजेस के कारण हुआ, CO2 बढ़ने के कारण ये होता है। अब CO2 कौन से कंडीशन में बढ़ेगा? CO2 जब भी बॉडी वेंटिलेट नहीं कर पाती तब बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, एक हमने देखा है कि अगर ET ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो एक्सेल नहीं कर पाएगा पेशेंट और CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर पेशेंट COPD का है या फिर सीवियर अस्थमेटिक अटैक में है तो वो कंडीशन में ये नहीं कर पाएगा, CO2 एक्सेल नहीं कर पाएगा। या फिर CNS लीजन हुआ है, मेनिंजाइटिस है, पोस्ट कन्वल्जन्स, बच्चा ड्राउजी हो गया है, वेंटिलेट नहीं कर पाया, या फिर किसी कारण से बहुत ज़्यादा सीडेशन मिल गया जिसके कारण से रेस्पिरेटरी एफर्ट्स काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए। ऐसे कंडीशन में वेंटिलेट नहीं हो पाएगा और वेंटिलेट नहीं होने के कारण CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिलेगा। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कब होगा? डेफिनेटली जब आपका CO2 का लेवल ड्रॉप हो जाएगा। अब CO2 का लेवल ड्रॉप, पेशेंट बहुत रैपिडली ब्रीथ करता है तब उसका CO2 का लेवल ड्रॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक में चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा ब्रीथ करता है, हिस्टेरिया के अटैक में ब्रीथ करता है। कई ड्रग्स है जिसमें रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं या फिर CNS के कुछ लीजन्स है जिसमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। हमने देखा है कि बहुत से पेशेंट जब रेसाइसिटी की रहे या फिर किसी और कारण से भी CO2 का लेवल बहुत तेज़ी से चेंज कर लेते हैं जब उनका ब्रीदिंग रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है ना। तो अगर कोई CNS ट्यूमर है या रेसाइसिटी है या फिर
ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, ऐसे कंडीशन में बहुत बार पेशेंट सीएनएस लीजन के कारण रैपिडली ब्रीथ करते हैं और CO2 को वॉश आउट कर लेते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो सकता है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा? अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के कारण दो है। एक तो बॉडी में H+ आयन जनरेट हो रहे हैं, है ना। अब दोनों कंडीशन H+ आयन जनरेट हो रहे हैं या फिर SCO3 लॉस हो रहा है बॉडी में से, दोनों कंडीशन में SCO3 का लेवल ड्रॉप होगा। अब इसमें SCO3 कम होने के दो कारण, एक तो SCO3 बॉडी में से लॉस हो रहा है, जिसका हमने एक देखा कि अगर बच्चे को वाटरी डायरिया हुआ है, जो बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड उसका वो लॉस कर रहा है, तो इसके कारण SCO3 का लेवल कम हो सकता है। या फिर अगर किसी किडनी डिसऑर्डर के कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा SCO3 लॉस कर रहा है तो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाएगा, राइट। अगर किसी कारण से SCO3 कंजर्व करने की किडनी की कैपेसिटी चली जाती है तो भी SCO3 लॉस होगा, है ना। फॉर एग्जांपल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसमें SCO3 पेशेंट रिटेन नहीं कर पाता और जिसके कारण से यूरिन में बहुत सारा SCO3 लॉस करता है। दूसरा एक कारण है अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा H+ आयंस आ जाए। अब H+ आयंस आने के कारण क्या है? जब भी बॉडी में ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, उसमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और जिसके कारण से ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन SCO3 के साथ कंबाइन होने के कारण SCO3 का लेवल कम हो जाएगा। इसके कारण से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कब होगा? जब आपका SCO3 का लेवल बढ़ जाएगा। अब SCO3 का लेवल बढ़ने का एक कारण ये हो सकता है कि अननेसेसरी रॉन्गली कैलकुलेटेड बाइकार्ब आपने दे दिया पेशेंट को, जिसके कारण SCO3 लेवल बढ़ गया और पेशेंट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में हो गया। दूसरा कुछ किडनी के डिसऑर्डर्स है जिसमें किडनी बहुत ज़्यादा बाइकार्ब कंजर्व कर लेती है। फॉर एग्जांपल बार्टर सिंड्रोम है, जीटलमन सिंड्रोम है, जिसमें बॉडी बहुत सारा बाइकार्ब कंजर्व कर लेती है, जिसके कारण मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है। दूसरा एक कारण और है, वो है अगर फ्लूइड लॉस होता है किसी कारण से, आपने डायूरिटिक यूज़ कर लिया है या फिर किसी कारण से फ्लूइड लॉस हुआ है और जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम हो गया, उसमें भी हमको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिलता है।